am I audible now? Yes, Kshitij, am I audible now? Can you check and let me know? Am I audible now, students? Can anybody tell me? Okay, thank you so much. Thank you so much. So, let's start today's lecture. Good evening, everyone. Good evening, Kshitij. Good evening, Bharti. Good evening, Janvi. So, yeah, I was telling you the advantages of Unacademy. So, Unacademy iPhonic subscription के अंदर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है. यहाँ पे आपको मिलता है स्टडी प्लानर. यहाँ पे आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस. सो ये सारे बेनिफिट अनअकैडमी का आइकनिक सब्सक्रिप्शन आपको देता है जब आप अनअकैडमी के आइकनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ते हो. इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी के ऊपर ऐप इंस्टॉल करो, डाउनलोड कर लो. देन आप अनअकैडमी का CSIR की कैटेगरी में इसकी स्पेशल क्लासेस देख सकते हो. स्पेशल क्लासेस जो होती हैं अनअकैडमी की वो होती है फ्री लाइव क्लासेस. तो अगर आपको फ्री लाइव क्लासेस देखना है तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से इन फ्री क्लासेस को देख सकते हो. ठीक है, ये डायरेक्टली आपको लर्निंग ऐप पे फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी. इसके लिए आपको कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेने की या पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है. इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से आप लाइव क्लास के लिए जाओगे, या फिर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो और यहाँ से अपना प्लान चूज करो. ठीक है, यहाँ से आपको अपना प्लान चूज करना होता है. सो यहाँ से आपके पास 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ के अलग अलग प्लान है. यहाँ से चूज करो एंड देन जस्ट गो फॉर द परचेज करो, पेमेंट करो. रेफरल कोड एंटर करना होता है और आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, दैट इज surbi01. इस कोड को यूज करने से आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट. एंड अगर अभी आप इंटरेस्टेड हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, सो अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने चाहते हो सो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लो 3 मंथ का, क्योंकि प्राइस हाइक अलर्ट जो है अनअकैडमी के लिए फॉर 3 मंथ सब्सक्रिप्शन आ चुका है. तो जो बच्चे अभी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कुछ दिनों में लेंगे, सो आज के आज ही ले लो, बिकॉज सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बढ़ सकती हैं. एंड अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो स्पेशल प्राइस ऑफर है अभी आपके लिए. अगर आप अभी ऑफर सब्सक्रिप्शन लेते हो फ्रॉम 13th to 17th ऑफ सितंबर, सो आपके लिए यहाँ पे क्या है, आपके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे. सो मेरा रेफरल कोड यूज करो surbi01, जिससे कि 10% ऑफ मिलेगा. सो आपको 15 प्लस 10% का ऑफ अभी मिल जाएगा अगर आप 17 सितंबर से पेन लेते हो, राइट. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड अभी आप सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो और उसके बाद आप अनअकैडमी की क्लासेस देख सकते हो. अनअकैडमी की आप चाहे तो प्लस Okay, so I think the video is live now. So am I audible? Okay, so I'm so sorry, कुछ प्रॉब्लम हो गया था. So let's continue the lecture. So today we are going to talk about the C2 cycle. ठीक है, so the C2 cycle oxidative cycle in the carbon fixation process. ठीक है, तो इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं. So चलिए देखते हैं. So C2 साइकिल क्या होता है, जैसे कि C3 साइकिल होता है आपका. ठीक है, C3 साइकिल में क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, जहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होता है बेसिकली, जो कि कौन कराता है, रुबिस्को एंजाइम कराता है.
सो रुबिस्को एंजाइम जो है आपका वो CO2 का क्या कराता है, फिक्सेशन कराता है। बट रुबिस्को एंजाइम की एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस रुबिस्को एंजाइम इज दैट it has the ability to catalyze both carboxylation as well as oxygenation reaction. रुबिस्को एंजाइम जो है वो CO2 से भी बाइंड कर सकता है और O2 से भी बाइंड कर सकता है, दोनों का ही रिएक्शन वो कैटलाइज करवा सकता है। सो कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ RuBP दोनों ही आपका एंजाइम जो है वो करा सकता है। कौन सा एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम। सो ऑक्सीजनेशन इज अ रिएक्शन दैट इज ऑल्सो नोन एज फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल। इस ऑक्सीजनेशन वाले रिएक्शन को ही C2 साइकिल या फिर फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये फोटो रेस्पिरेशन टर्म बहुत सुना होगा। फोटो रेस्पिरेशन टर्म ही हमारा क्या होता है, C2 साइकिल होता है, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन इज द C2 साइकिल। सो बिकॉज फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, so photorespiration will result in the loss of CO2 from the cell that should be fixed by the Kelvin cycle. So usually जिस CO2 को fix होना चाहिए into carbohydrate by the Kelvin cycle via Rubisco enzyme, अब Rubisco enzyme ये काम छोड़ के कुछ और काम करता है और वो क्या होता है, ऑक्सीजन से बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन को कराना। सो यूजुअली जो आपके फोटोसिंथेटिक साइकिल में क्या है, कार्बन फिक्सेशन होता है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है। जब रुबिस्को एंजाइम CO2 को छोड़ के O2 से बाइंड कर लेता है तो एक प्रोसेस होता है एंड दैट प्रोसेस इज फोटो रेस्पिरेशन। सो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रुबिस्को विल बाइंड टू द ऑक्सीजन नॉट टू द CO2, ठीक है। सो फोटोसिंथेटिक CO2 फिक्सेशन एंड द फोटो रेस्पिरेशन आर कंपीटिंग रिएक्शन, मतलब रुबिस्को एंजाइम जो है वो डायरेक्ट कंपीट करता है ऑक्सीजन और CO2 से बाइंड करने के लिए। जब रुबिस्को से CO2 बाइंड करेगा सो इट इज कार्बन फिक्सेशन एंड दैट इज द फोटोसिंथेसिस, एंड जब रुबिस्को से O2 बाइंड करेगा सो दिस इज फोटो रेस्पिरेशन। सो दीज ऑक्सीजन एंड CO2 दे विल कंपीट फॉर द बाइंडिंग टू विद द रुबिस्को एंजाइम, राइट। सो द इनकॉर्पोरेशन ऑफ O2 इनटू द RuBP, सो रुबिस्को एंजाइम जब RuBP और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएगा सो रुबिस्को plus RuBP and O2 in the presence of Rubisco combines to form an unstable intermediate which will further form a compound that is phosphoglycolate and phosphoglycerate. So यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है phosphoglycolate and phosphoglycerate that is different from the photosynthesis. So here this the ability to catalyze the oxygenation reaction is a property of all Rubisco. जितने भी Rubisco enzymes होते हैं जो कि कार्बन फिक्सेशन करवाते हैं उन सारे Rubisco enzyme का ये ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्टी होता ही है, ठीक है। So for Rubisco enzyme this CO2 and O2 will compete for the reaction with RuBP because the carboxylation and the oxygenation these two reactions occur at the same active site। मतलब अगर ये Rubisco enzyme है तो इसके एक्टिव साइट पे ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही बाइंड करता है सेम साइट पे। ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं, दोनों ही इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, इसलिए दे आर गोइंग कॉम्पिटिशन। सो दोनों में से जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो एंजाइम से बाइंड करेगा और वो उस रिएक्शन को करवाएगा। So in a situation when equal concentration of CO2 is and O2 is given, जब equal concentration of CO2 और O2 दिया जाएगा then Rubisco enzyme will favor CO2। Rubisco जो है वो CO2 से बाइंड करके फोटोसिंथेसिस कराएगा हायर रेट में as compared to the oxygenation reaction because this Rubisco enzyme has higher affinity for CO2, approximately 80 times higher affinity for CO2 than for oxygen by this Rubisco enzyme, ठीक है। तो डायरेक्ट कंपटीशन होगा। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करेगा और फोटो रेस्पिरेशन होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन और CO2 का कंसंट्रेशन सिमिलर है तो CO2 ज्यादा प्रेफर करेगा आपका रुबिस्को एंजाइम बिकॉज रुबिस्को हैज हायर एफिनिटी फॉर CO2 एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो दीज आर द इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स रिलेटेड टू C2 cycle of photosynthesis. Is it clear everyone?
चलो बताओ फटाफट से। Yes, let me know. चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू द C2 साइकिल, द प्रोसेस ऑफ C2 साइकिल। सो C2 साइकिल जो होता है आपका, द मेन रिएक्शंस ऑफ दिस फोटो रिस्पायरेशन साइकिल्स, दे यूजुअली अकर इन 3 डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। 3 ऑर्गेनेल के कोऑर्डिनेशन से पूरा का पूरा फोटो रिस्पायरेशन होता है। दैट इज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। 3 ऑर्गेनेल साथ में मिलके फोटो रिस्पायरेशन को करते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें फोटोसिंथेसिस की, सो फोटोसिंथेसिस जो है वो अकेले का अकेले कहाँ हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसको बाहर से किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अकेले फोटोसिंथेसिस हो पाएगा जहां पे CO2 फिक्स होगा इनटू कार्बोहाइड्रेट। बट इस फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को होने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट तो चाहिए ही, क्लोरोप्लास्ट के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए और पेरोक्सिसोम भी चाहिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए और पेरोक्सिसोम भी चाहिए। तो फोटो रिस्पायरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं हो पाता है, वो और भी ऑर्गेनेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, so what happened during the process, the first step here, the first reaction here is when this RUBP combine with oxygen in the presence of Rubisco enzyme। so RUBP जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट, सॉरी 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो एक तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट एसिड फॉर्म होता है और दूसरा कंपाउंड होता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। सो दिस 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट इज द वन प्रोडक्ट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज अनदर प्रोडक्ट। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो डायरेक्टली अभी केल्विन साइकिल में चला जाएगा और यहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा इनटू कार्बोहाइड्रेट, राइट। नाउ दिस 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट ये अब फर्दर रिएक्शन करेगा इन दिस C2 साइकिल। क्या होगा, अब ये जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो कन्वर्ट होगा इनटू ग्लाइकोलेट। ठीक है, phosphoglycolate converted into glycolate. Now in the next step, this glycolate ये chloroplast को छोड़ के this glycolate will enter into the peroxisome, right? Glycolate जो है वो अब enter करेगा कहाँ पे, peroxisome के अंदर, and inside the peroxisome these glycolates are converted into glyoxylate. Glyoxylates are converted into glycine. ठीक है, नाउ ग्लाइसिन विल अगेन लीव दिस पेरोक्सिसोम एंड एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइसिन आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइसिन विल बी कन्वर्टेड इनटू सेरीन। नाउ दिस सेरीन इट विल अगेन बी ट्रांसपोर्टेड टू पेरोक्सिसोम। अब सेरीन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, नाउ दिस ग्लिसरेट विल बी अगेन सेंड बैक टू द क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में ये ग्लिसरेट जाके कन्वर्ट होता है इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है अब वो केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा। सो इस आपके ऑक्सीजनेशन रिएक्शन से जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है वो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट अल्टीमेटली वापस से 3-फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में केल्विन साइकिल में एंटर कर जाता है। लेकिन इस 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने के लिए बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं, जो कि इंटरमीडिएट रिएक्शंस अलग अलग साइट पे होते हैं पेरोक्सिसोम के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अगर आप देखो, सो हियर ATP इज कंज्यूम्ड, राइट, NADH इज कंज्यूम्ड, राइट। सो यहाँ पे ATP कंज्यूम्ड होता है, तो एनर्जी को खर्च करके जो है RUBP जब 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर एनर्जी को खर्च करके, ATP को खर्च करके इसको वापस से 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाता है। सो यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है इन ऑर्डर टू डू द कार्बन फिक्सेशन। सो यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन हो जाने के कारण क्या हुआ, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देके वापस से उस प्रोसेस को केल्विन साइकिल की तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है।
जाता है, ठीक है। सो दिस इज द C2 साइकिल व्हेन द रुबिस्को एंजाइम विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन and combine RuBP with oxygen to make phosphoglycolate. Now this phosphoglycolate is converted into glycolate. Glycolate will enter inside the peroxisome where glycolate is converted into glycine. Glycine will enter into the mitochondria where glycine is converted into serine. Serine will enter peroxisome again. Serine is converted into glycerate. Glycerate will enter into the chloroplast and then glycerate will be converted into 3-phosphoglycerate. Now this 3-phosphoglycerate will enter into the Calvin cycle जहाँ पे वो CO2 जहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा into carbohydrate. So this is the reaction और this is the overall process जो कि C2 साइकिल में होता है जहाँ पे 3 ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम CMP ये तीनों मिलके क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन का रिएक्शन करवाते हैं. So is this clear everyone? This photo respiration? Yes everyone, let me know in the comment. ये हो गया किसका, क्लोरोप्लास्ट का रिएक्शन. Then this is the reaction in the peroxisome and this is the reaction in the mitochondria. So remember each and every step, कौन से स्टेप में कहाँ पे क्या हो रहा है. एंड एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पे वेयर ग्लूटामेट अमाइनो एसिड इज फॉर्म फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटारेट. ये पेरोक्सिसोम के अंदर होता है जहाँ पे सेरीन से ये जो अमीन ग्रुप है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में ट्रांसफर होता है और यहाँ पे ग्लूटामेट बनता है और सेरीन वापस ग्लिसरेट में कन्वर्ट होकर केल्विन साइकिल में एंटर कर जाता है क्लोरोप्लास्ट में. सो दिस इज द होल स्टोरी रिलेटेड टू द C2 cycle or photo respiration. Is this clear everyone? Let me know in the comment. चलिए फटाफट से बता दो ये क्लियर है स्टेप्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है. सो ये 3 अलग अलग ऑर्गेनेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों के कोऑर्डिनेशन से आपका फोटो रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है वो होता है. ठीक है. So the competition between the carboxylation and the oxygenation reaction will decreases the efficiency of photosynthesis. ठीक है. So usually जो क्या होना चाहिए, CO2 फिक्स होना चाहिए by the रुबिस्को एंजाइम. अब वो रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को फिक्स करने लगता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे थोड़े से स्टेप्स डेविएट हो जाते हैं. So this will decrease the efficiency of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी इस प्रोसेस के कारण क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है. राइट. सो कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन आर क्लोजली इंटरलॉक्ड बट दोनों के कारण क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम के बीच में कंपटीशन होता है कार्बन और ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए. और जो ज्यादा एफिनिटी होता है, जिसकी जो ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है, वो आपके रुबिस्को से बाइंड कर जाता है. ठीक है. सो फोटोसिंथेटिक मेटाबॉलिज्म इन द इंटैक्ट लीफ will integrated a balance between the opposite process. So the Calvin cycle can operate independently. Calvin cycle जो है वो independently operate कर सकता है, but the C2 cycle, that is the photo respiration, it requires or it will depend upon the Calvin cycle for the supply of RuBP. So Calvin cycle जो है वो एक independent cycle है और वहाँ पे खुद का regeneration step होता है for the regeneration of RuBP, but the C2 cycle और the photo respiration वो खुद से डिपेंडेंट, वो खुद से इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो केल्विन साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. केल्विन साइकिल होगा तभी आपका C2 साइकिल होगा. ठीक है. बट केल्विन साइकिल किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है. राइट. मैम क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल,
बच्चे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट है आपका ऑर्गेनेल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है ऑर्गेनेल। इस ऑर्गेनेली के अंदर क्या है? इस ऑर्गेनेली के अंदर आपका होता है थाइलेकोइड्स मेम्ब्रेन, और इस थाइलेकोइड के अंदर होते हैं आपके पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल। सो सबसे पहले होगा, देखो, मीजोफिल सेल, ठीक है, ये सेल है। इस सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनेल। सो इस सेल का ऑर्गेनेल होगा क्लोरोप्लास्ट। अब किसी ऑर्गेनेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, तो इस ऑर्गेनेल के अंदर होता है थाइलेकोइड, ठीक है, और इस थाइलेकोइड के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, एंड इस पिगमेंट का एक स्पेसिफिक टाइप है क्लोरोफिल, ठीक है प्रियंका। सो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गन है, लार्जर ऑर्गन, जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ऑर्गन है जिसके अंदर थाइलेकोइड, स्ट्रोमा, ग्रेना लैमेली, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ल्यूमेन होता है, और उसके अंदर आपका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। सो क्लोरोप्लास्ट इज द लार्जर टर्म, क्लोरोफिल इज अ वेरी स्मॉल पार्ट और वेरी स्मॉल पोर्शन जहां पे क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं बच्चे? मैंने मीजोफिल सेल्स के ऊपर एक लेक्चर लिया था जहां पे मैंने आपको बताया था। सो मीजोफिल सेल्स होते हैं जो लीफ के सर्फेसिस पे होते हैं, जिनके अंदर स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे बॉडी में हमारे अलग अलग सेल्स होते हैं ना, एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, देन ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन सेल्स, है ना, वैसे ही प्लांट के अंदर भी अलग अलग सेल्स होते हैं, जिसमें से मीजोफिल इज अ स्पेसिफिक सेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो इस मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है? यू हैव योर chlorophyll, right? You have your chloroplast within these mesophil cells, and within these chloroplast there are chlorophylls, ठीक है। Stroma lamella and grana lamella. Okay, let me explain this in a new slide. Okay, let me clear your doubts. Let me be a little more specific and little more clear. ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या होगा? प्लांट होगा, ठीक है। प्लांट के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होगा? बहुत सारे सेल्स होगा, ठीक है। सो प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक सेल होता है, कौन सा सेल? मीजोफिल सेल, ठीक है, मीजोफिल सेल, राइट। इस मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, एंड इसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट सेल्स, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सेल। अब आप क्लोरोप्लास्ट के अगर स्ट्रक्चर के ऊपर जाओगे, सो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल मान लो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ऐसे, दीज आर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दिस वन स्ट्रक्चर इज स्टैक्ड अपॉन अनदर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये है क्या? थाइलेकोइड, ठीक है, ये है थाइलेकोइड। इसके बाहर ये जो मेम्ब्रेन होता है, दिस इज द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? ये है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। डबल लेयर होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। नाउ इनसाइड, ये जो इनसाइड वाला एरिया है, जिसको देखो, जिसको मैं दिखा रही हूँ किस कलर से? रेड कलर से। ये जो एरिया है, दिस इज द ल्यूमेन, ठीक है। और इस ल्यूमेन के अंदर क्या होता है? देयर आर पिगमेंट्स, ठीक है। देयर आर पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, लाइक कैरोटेनॉइड्स, लाइक ज़ैंथोफिल, ठीक है। यहाँ पे हो गए सारे के सारे पिगमेंट्स। ये सब रेड कलर में जो है ये है पिगमेंट, राइट। सो दिस इज वन स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये हो गया दूसरा, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, जहां पे क्या है? जहां पे थाइलेकोइड है जो एक दूसरे के साथ स्टैक्ड है। कैसे स्टैक्ड है? एज अ कॉइन। सो ये जो क्या है? ये जो स्टैक है, स्टैक ऑफ कॉइन्स,
इस स्टैक्ड रीजन वाले थाइलेकोइड को बोलते हैं ग्रेना थाइलेकोइड। ठीक है, ये होता है ग्रेना थाइलेकोइड जो कि स्टैक्ड रीजन होता है। ठीक है, ये वाला ये भी है ग्रेना थाइलेकोइड। ठीक है, राइट। सो ये हो गया ग्रेना थाइलेकोइड। अब इस स्टैक्ड रीजन के अलावे देयर आर सम नॉन स्टैक्ड रीजन्स आल्सो। ठीक है, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे कुछ नॉन स्टैक्ड, ये है क्या है, ये भी थाइलेकोइड ही है। इसके अंदर भी क्या है, पिगमेंट्स ही होंगे। इसके अंदर भी मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, इसके अंदर भी पिगमेंट्स होंगे। यहाँ पे भी ये पिगमेंट्स हैं, यहाँ पे भी क्लोरोफिल xanthophyll पिगमेंट्स हैं। बट ये जो थाइलेकोइड है, दिस इज व्हाट, दिस इज अनस्टैक्ड। ये क्या है, ये है अनस्टैक्ड थाइलेकोइड। और ये जो अनस्टैक्ड थाइलेकोइड होता है, इसका नाम होता है स्ट्रोमा लैमेली या फिर स्ट्रोमा थाइलेकोइड। ठीक है, सो एक होता है ग्रेना लैमेली या फिर ग्रेनम थाइलेकोइड, और एक होता है स्ट्रोमा लैमेली या फिर स्ट्रोमा थाइलेकोइड। सो जो अनस्टैक्ड थाइलेकोइड्स होते हैं ये वाले, दीज आर स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स और स्ट्रोमा लैमेली, एंड जो ये स्टैक्ड थाइलेकोइड रीजन्स होते हैं, दीज आर ग्रेना थाइलेकोइड्स। ठीक है, सो ये हो गया स्ट्रक्चर। और ये बाहर का जो भी एरिया है ग्रेनम थाइलेकोइड और स्ट्रोमा थाइलेकोइड के अलावे, ये होता है स्ट्रोमा। ठीक है, जहां पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो ये होता है आपका पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जहां पे ये है ग्रेनम थाइलेकोइड, ये है स्ट्रोमा थाइलेकोइड, सॉरी या स्ट्रोमा लैमेली और ग्रेना लैमेली। So is it clear, Shreya? Let me know in the comment. यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। ओके, प्रियंका मैम, ग्रीन प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, तो क्या जिसके पत्ते कलरफुल होते हैं उसमें कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? बच्चे, ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, जिसके अंदर प्लांट्स होंगे, जो भी प्लांट होगा जिसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होगा, सो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। लीफ के कलर से फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, दैट विल अब्सॉर्ब द सनलाइट एंड डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लीफ का कलर चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे येलो हो, किसी भी कलर का हो, लीफ का कलर फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। लीफ का कलर ग्रीन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, या येलो है, उसका ये मतलब नहीं कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है? ड्यू टू दीज क्लोरोप्लास्ट, ड्यू टू दीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, है ना। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, बिकॉज ये पिगमेंट्स ही लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये पिगमेंट्स, और कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है। सो चाहे वो येलो लीफ हो, ग्रीन लीफ हो, ब्लैक लीफ हो, ब्राउन लीफ हो, जिसके पास भी पिगमेंट होगा, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। जैसे कि समझो कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? उसके पास तो लीफ नहीं है, उसका कलर तो ग्रीन नहीं है, लेकिन वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। सो देयर आर डिफरेंट बैक्टीरियाज लाइक सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, दे विल ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव पिगमेंट्स। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल। सो जहां पे भी पिगमेंट होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। कलर से या फिर लीफ का कलर कौन सा है उससे आपका फोटोसिंथेसिस डिपेंड नहीं करता है। फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है कि प्लांट के पास या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास पिगमेंट है कि नहीं। अगर हमारे पास भी पिगमेंट होता, हमारे स्किन के ऊपर भी पिगमेंट्स होते, ठीक है, यहाँ पे स्किन पे पिगमेंट्स होते, तो हम भी फोटोसिंथेसिस करते, लेकिन हमारे पास पिगमेंट्स नहीं है, हम लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। सो ग्रीन लीफ होना, दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज लॉट ऑफ बैक्टीरियाज आर देयर दैट आर फोटोसिंथेटिक, right? Yes, generally green plants में chlorophyll होता है, yes. Then pigments, I am talking about the pigments. Chlorophyll is not the only pigment, ठीक है। जैसे कि आप बैक्टीरिया की बात करो, तो बैक्टीरिया के केस में भी तो फोटोसिंथेसिस होता है ना। बैक्टीरिया की अगर आप बात करो, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, सो वो भी तो फोटोसिंथेसिस करता है, उसके पास भी तो पिगमेंट होता है, और उसका पिगमेंट क्या होता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ठीक है। एल्गी भी तो फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो एल्गी के पास भी पिगमेंट्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के पास ही क्लोरोफिल हो, एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल होता है ना। सो फोटोसिंथेसिस होने के लिए सिर्फ पिगमेंट होना जरूरी है,
ठीक है, चाहे वो पिगमेंट क्लोरोफिल हो, बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो, कैरोटेनॉइड्स हो, ऑल दीज पिगमेंट्स कैन एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कैन डू फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए क्यों होता है? सी यू हैव स्टडी दिस इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि जो हमारे दो ऑर्गेनेल हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो दो ऑर्गेनेल हैं, ये दोनों ऑर्गेनेल क्या थे? दीज आर प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सो आप जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे कुछ ऐसा होता है कि पहले सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, ठीक है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स थे जिनके पास क्या था? जिनके पास अपना खुद का डीएनए था, खुद का, जैसे नॉर्मल प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं जिसमें कि 70S राइबोसोम है, जिसमें कि सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इन प्रोकैरियोटिक सेल्स से यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप हुए, और जब यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप हुए, सो सम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स इनगल्फ दीज प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, और उनके अंदर वो प्रोकैरियोटिक सेल्स आ गए, ठीक है। तो एक यूकैरियोटिक सेल्स है, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स आ गए, एंड उन प्रोकैरियोटिक सेल्स को बाद में क्या बोल दिया गया? ऑर्गेनेली बोल दिया गया। सो जिस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, या फिर आप बात करो तो पिगमेंट्स रह गए तो वो हो गया क्लोरोप्लास्ट, जहां पे पिगमेंट नहीं रह गया वो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सो बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के कारण क्या हुआ? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इनगल्फ हो गए, रिसाइड करने लगे, एंड ड्यू टू दैट रीजन, बिकॉज जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों किससे डिराइव्ड होते हैं? दीज टू आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसलिए इनके पास क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है अपना खुद का, और इनके पास राइबोसोम भी होता है, वो भी 70S राइबोसोम। नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है, बट these chloroplast and mitochondria, these are specialized organelle, ठीक है, सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम, ये किसके प्रॉपर्टीज हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के प्रॉपर्टीज है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये मिलता है। सो ये इस चीज को शो करता है दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर इवेंचुअली इवॉल्व्ड फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल्स आर इवेंचुअली डेवलप्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स। यस, द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो आपका एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी होता है, ये यही एक्सप्लेन करता है, ठीक है, दैट आपके जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स आर इवेंचुअली इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली, राइट। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही ये दिस इज हाउ आई लाइक माई क्लासेस टू बी। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहो, क्लास इंटरैक्टिव होते रहेगा, ठीक है, नई नई चीजें आपको पता चलेगी, मैं भी नई नई चीजें बता पाऊंगी, एंड दैट्स व्हाई मैं बोलती हूँ सबको कि ट्राई टू बी प्रेजेंट इन द लाइव क्लास। लाइव क्लास में रहोगे तभी सेशंस जो है वो इंटरैक्टिव हो पाएगी, हम नई नई और चीजें सीख पाएंगे। जैसे ये सारी चीजें तो मैं आपको नहीं बताती नॉर्मली, बट आपने क्वेश्चन किया, आपने पूछ लिया, सो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। एनी मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर, पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, एनीथिंग एल्स? पिछले क्लासेस के कुछ किसी को डाउट है तो बोलो। तो फोटोसिंथेसिस का लेक्चर आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, राइट? इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है बताओ मुझे। श्रेया, प्रियंका, आप लोग फोटोसिंथेसिस का लेक्चर आपने पूरा फॉलो किया है? जो भी मैंने पढ़ाया है अभी तक, लाइट रिएक्शन का पार्ट, क्या पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है, ड्रेड ड्रॉप, देन फोटोसिस्टम का कॉन्सेप्ट, फोटोसिस्टम 1, 2, ऑल दैट थिंग, लाइट रिएक्शन का। फिर डार्क रिएक्शन में भी हम C3 साइकिल और C2 साइकिल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कल मैं आपको C4 साइकिल पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको कैम पाथवे पढ़ाऊंगी। सो आगे के लेक्चर्स में ये सारी चीजें आने वाली हैं। सो आई होप कि फोटोसिंथेसिस का चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा, है ना।
चलो ओके, लेट मी ट्राई। वो जो वाटर वाली चैप्टर है आपकी, जहाँ पे आपका वाटर ट्रांसपोर्ट फ्लोएम एंड जाइलम वाला, लेट मी सी दैट चैप्टर। मैं ट्राई करती हूँ वो वाला चैप्टर कवर करने का नेक्स्ट आपके फोटोसिंथेसिस के बाद। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, ये वाला स्लाइड देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो केल्विन साइकिल होता है, केल्विन साइकिल में क्या होता है आपका, केल्विन साइकिल इज अ इंडिपेंडेंट साइकिल। केल्विन साइकिल के होने के लिए आपके जरूरी नहीं है कि और कोई पाथवे हो। केल्विन साइकिल खुद से हो सकता है, उसको बस CO2 चाहिए, ठीक है, CO2 चाहिए और वो RUBP को खुद से रीजनरेट कर पाता है। लेकिन जो C2 साइकिल है, C2 साइकिल इज नॉट अ इंडिपेंडेंट साइकिल। C2 साइकिल विल डिपेंड अपॉन द केल्विन साइकिल फॉर द सप्लाई ऑफ RUBP, ठीक है। C2 साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस RUBP के सप्लाई के लिए आपके C3 साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो द बैलेंस बिटवीन दीज टू साइकिल्स, की C2 साइकिल होगा या C3 साइकिल होगा, विल डिपेंड अपॉन द काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ रुबिस्को। मतलब रुबिस्को एंजाइम जो है उसकी काइनेटिक्स क्या है, उसकी एफिनिटी किसके लिए ज्यादा है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, CO2 और O2 का कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, किसका कम है, एंड देन टेम्परेचर। सो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके CO2 फिक्सेशन और फोटो रेस्पिरेशन के रेट को डिटरमाइन करते हैं। रुबिस्को एंजाइम का काइनेटिक्स मतलब उसकी एफिनिटी, CO2 और O2 का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर आपके ऑक्सीजन और CO2 के बाइंडिंग को विथ रुबिस्को एंजाइम डिसाइड करते हैं। इंटरमीडिएट रिएक्शंस भी याद करने हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट रिएक्शंस मेनली आपको पूरा नहीं याद रखना है, जो ये सारे स्टेप्स थे इसमें सारे के सारे रिएक्शंस नहीं याद रखने हैं, बस ये कुछ कुछ चीजें याद रखो। जैसे कि आ सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट से कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है, क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट जाता है किसमें, पेरोक्सीसोम में, और ग्लिसरेट आता है फ्रॉम पेरोक्सीसोम। तो ये चीज याद रखो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन जाता है कौन आता है। क्लोरोप्लास्ट से लीव कौन करता है, पेरोक्सीसोम के अंदर ग्लाइकोलेट, और पेरोक्सीसोम से कौन आता है, ग्लिसरेट। ये चीज यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप पेरोक्सीसोम में ध्यान रखो कौन आता है, पेरोक्सीसोम में ग्लाइकोलेट आता है, ग्लिसरेट जाता है। देन यहाँ से ग्लाइसिन जाता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेरीन आता है कहाँ से, आपके माइटोकॉन्ड्रिया से। सो ऐसे करके जो मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट लीव कर रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड का जनरेशन कहाँ पे हो रहा है, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो ये सारे जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ना, वो याद रखो। पूरे के पूरे रिएक्शंस को तो आप नहीं याद कर सकते हो। सो ट्राई टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जहां जहां पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां जहां पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो सारी चीजों को याद करना है, ठीक है जैस्मिन। यस, सो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन अ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है इन अ सॉल्यूशन वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, मोर देन द O2 डज। सो CO2 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, ठीक है। Consequently, the concentration ratio of CO2 to O2 decreases as the temperature rises. So जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन के अंदर CO2 का लेवल जो है वो कम होता है, राइट। सो CO2 और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द फोटो रेस्पिरेशन विल इंक्रीजेस रिलेटिव टू द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बिकॉज CO2 का लेवल कम हो गया, O2 का लेवल हाई रह गया। सो यहाँ पे रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन करेगा एज कंपेयर टू द फोटोसिंथेसिस। सो अंडर दिस सिचुएशन फोटो रेस्पिरेशन इज preferred relative to photosynthesis as the temperature rises, and this effect is enhanced or this effect is due to the kinetics of Rubisco enzyme, ठीक है। So Rubisco enzyme क्या कहता है, Rubisco enzyme के अंदर there is a increase in oxygenation at high temperature. So overall increasing temperature will allow the photosynthesis to be down and फोटो रेस्पिरेशन टू बी अप रेगुलेटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केल्विन साइकिल जो है वो डाउन रेगुलेट हो जाता है और फोटो रेस्पिरेशन जो है वो अप रेगुलेटेड हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्ट
कंपटीशन, एंड ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है. ठीक है मैम. Before moving to the next chapter, are we going to have question practice session? Yes, Shreya, we are going to have the question practice session. So I think 4 more classes I will take on photosynthesis. Then we are going to do the last year question from photosynthesis. Definitely we are going to have question practice. So yeah, we are going to have question practice session. मैम प्लांट O2 रिलीज करता है और CO2 लेता है रेस्पिरेशन के टाइम पे. प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है तो वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है इनटू H प्लस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन. तो यहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है और ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस CO2 का अपटेक करता है. So plant will do photosynthesis, right, to release oxygen and to take up CO2. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है. अब देखो प्लांट के अंदर जो फोटो रेस्पिरेशन फिनोमेना होता है वो अल्टीमेटली क्या करता है, CO2 फिक्सेशन या फिर फोटोसिंथेसिस के एफिशिएंसी को कम करता है. सो प्लांट कोशिश करता है अपने अंदर ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करता है, ऐसे मैकेनिज्म को करता है ताकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा रेट से हो सके और फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज कर दिया जा सके. ठीक है, सो बहुत सारे प्लांट्स अपने आप को ऐसे डेवलप करते हैं दैट दे डू नॉट फोटो रेस्पायर एट ऑल और दे डू सो इन अ वेरी लिमिटेड वे. ठीक है, सो दीज प्लांट हैव नॉर्मल रुबिस्को एंजाइम. इन प्लांट्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम तो नॉर्मल ही रहता है, but their lack of photorespiration is due to a mechanism that concentrates CO2 in the Rubisco environment and thereby suppress the oxygenation reaction. तो आप अज्यूम करो एक सिचुएशन, अगर आपको इस रुबिस्को एंजाइम से सिर्फ और सिर्फ CO2 को बाइंड कराना है तो आप क्या करोगे, CO2 के कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे जहां पे रुबिस्को एंजाइम होता है. सो प्लांट्स भी सेम करता है. प्लांट्स क्या करता है, जहां पे रुबिस्को एंजाइम होता है वहां पे CO2 का कंसंट्रेशन करवा देता है. ठीक है, CO2 वहां पे हाई अमाउंट में एक्यूमुलेट करवा देता है ताकि रुबिस्को एंजाइम सिर्फ और सिर्फ CO2 से बाइंड करके फोटोसिंथेसिस करे और फोटो रेस्पिरेशन को एलिमिनेट कराया जा सके. ठीक है, सो प्लांट्स या तो फोटो रेस्पिरेशन को तुरंत रोक ही देते हैं या फिर उसको मिनिमाइज कर देते हैं बाय doing a specific mechanism, that is by concentrating CO2 at the Rubisco environment. जहां पे Rubisco enzyme होता है वहां पे CO2 का concentration करवा देते हैं. So there are 3 basic mechanisms adapted by different plants for CO2 concentration, like C4 carbon fixation pathway, crustacean acid metabolism, this is also a pathway for CO2 concentration, and then the CO2 pumps. सो ये 3 अलग अलग पाथवेज को यूज करके अलग अलग प्लांट्स अपने अंदर CO2 का कंसंट्रेशन करवाते हैं. सो पहला जो 2 पाथवे है C4 एंड CAM पाथवे, दे आर देयर इन डिफरेंट एंजियोस्पर्म्स एंड ये पाथवे के साथ साथ C3 साइकिल भी होता है टू मेक द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट. सो पहले C4 पाथवे या CAM पाथवे होगा किसके लिए, CO2 के कंसंट्रेशन के लिए. CO2 के कंसंट्रेशन के लिए पहले ये दोनों पाथवे होंगे, CO2 कंसंट्रेट हो गया, इसके बाद आपका C3 साइकिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो C4 पाथवे होता है इट इज यूजुअली फॉर दोज प्लांट्स विच आर इन द हॉट इन्वायरमेंट. सो जो प्लांट्स टेम्परेचर जहां पे हाई होता है वहां पे रहते हैं, वहां पे CO2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दे परफॉर्म अ एक्स्ट्रा साइकिल दैट इज नोन एज C4 साइकिल. देन देयर आर प्लांट्स जो कि CAM मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं, और वो प्लांट्स कौन से होते हैं जो कि डेजर्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पे वाटर की स्कार्सिटी होती है. सो C4 पाथवे एंड CAM पाथवे ये दोनों क्या है, ये दोनों एडेप्टेशंस हैं, एडेप्टेशंस टू इंक्रीज CO2 लेवल एट द रुबिस्को एनवायरनमेंट. इसके अलावा एक और होता है CO2 पंप्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So these CO2 pumping procedure, the third mechanism, it is usually present in aquatic plants. ठीक है, so aquatic plants like cyanobacteria and algae वो अपने अंदर CO2 concentration को with the help of these CO2 pumps करते हैं, right?
सो ये हो गया 3 अलग अलग मैकेनिज्म, जहां पे C4 पाथवे और CAM पाथवे ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी, ठीक है। कल और डे आफ्टर टुमारो दोनों लेक्चर्स में हम CAM पाथवे और C4 पाथवे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है इस स्लाइड में तो मुझे बताओ। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन मैम यू हैव टॉट दी स्लाइड्स इन प्रीवियस क्लास, ओ एम आई, कल की क्लास में तो हमने क्या ये स्लाइड्स हमने पढ़ रखे हैं पहले? यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, पहले बताना चाहिए था। श्रेया, इट्स ओके, लेट्स मूव अहेड। चलो, सो जो CO2 पंपिंग मैकेनिज्म होता है, दिस थर्ड मैकेनिज्म, इसको देखते हैं हम। CO2 पंप्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में देखते हैं। सो इन केस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, दे आर ग्रोन इन एयर इन रीच विथ 5% ऑफ CO2, ठीक है, एंड देन ट्रांसफर टू अ लो CO2 मीडियम। सो यूजुअली जब वो वाटर के अंदर रहते हैं, सो वहां पे CO2 मीडिया जो है, CO2 का अमाउंट जो है वो लेस रहता है, ठीक है। So they display symptoms like photo respiration. Usually जब वो वाटर के अंदर चले जाते हैं, वहां पे ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाता है. So this oxygen will going to do the photo respiration and it will inhibit the process of photosynthesis. But if the cells are grown in air containing 0.03% of CO2, they will rapidly develop the ability to concentrate the inorganic carbon, that is CO2, प्लस बाइकार्बोनेट इंटरनली, ठीक है। सो ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, बिकॉज वाटर के अंदर CO2 का लेवल लो होता है, तो अपने अंदर CO2 के लेवल को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करते हैं, दे विल ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट द इनऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। कैसे, देखो। So at the concentration of CO2 found in aquatic environment, Rubisco operates very low rate at its very below और वेरी लोअर रेट एट इट्स मैक्सिमम स्पेसिफिक एक्टिविटी। मतलब अगर उसकी मैक्सिमम स्पेसिफिक 5 है तो वो 0.1 या फिर 0.2 के रेट पे काम करता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, ठीक है, बिकॉज वहां पे CO2 का कंसेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा लो होता है। सो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो मेजर प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू द फोटोसिंथेसिस। But usually the marine and the freshwater organism overcome this drawback by accumulating inorganic carbon by the use of CO2 and bicarbonate, ठीक है, pumps in the plasma membrane. So in the plasma membrane of these aquatic organism there are CO2 and bicarbonate pump. So they will use the ATP derived from the light reaction. This ATP derived from the light reaction provide the energy for the uptake of CO2 and bicarbonate, ठीक है। So ये ATP जो कि लाइट रिएक्शन के टाइम पे बनता है, उस ATP को यूज करके CO2 और बाइकार्बोनेट का क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, सो दैट उनके अंदर CO2 के कंसेंट्रेशन को हाई किया जा सके, ठीक है। So the protein that function as CO2 bicarbonate pump are not present in the cells grown in high concentration of CO2, but are induced upon exposure to low concentration of CO2, ठीक है। सो जब एक्वेटिक प्लांट जो है जब तक एयर में एक्सपोज्ड रहेगा, जब तक वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एयर के ऊपर सरफेस पे रहेगा, तब तक तो उनके अंदर ये CO2 बाइकार्बोनेट पंप काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर आएगा, CO2 का लेवल वहां पे कम होगा, सो दिस लो CO2 कंसेंट्रेशन विल गिव सम सिग्नल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ दीज CO2 बाइकार्बोनेट पंप। और ये CO2 बाइकार्बोनेट पंप जाके क्या करेगा, बाइकार्बोनेट को सेल के अंदर पंप करेगा। सो द एक्यूमुलेटेड बाइकार्बोनेट इनसाइड द सेल इज कन्वर्टेड इनटू CO2 बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। सो बाइकार्बोनेट को अपटेक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट पंप, और सेल के अंदर जाकर बाइकार्बोनेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2 विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड नाउ फ्रॉम देयर CO2 विल एंटर इनटू द केल्विन साइकिल, ठीक है।
So the metabolic consequences of this high CO2 is the suppression of oxygenation reaction of RUBP and hence also suppresses the photorespiration. So यहाँ पे क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ने लगा, ठीक है. Why? Because of this CO2 बाइकार्बोनेट पंप. बाइकार्बोनेट अंदर आएगा, बाइकार्बोनेट कन्वर्ट होगा इनटू CO2, ठीक है. और CO2 अब केल्विन साइकिल में चला जाएगा. केल्विन साइकिल मतलब रुबिस्को से CO2 बाइंड करेगा और कार्बन फिक्सेशन होगा. मतलब रुबिस्को जो है अब वो O2 से बाइंड करके ऑक्सीजनेशन नहीं करेगा, राइट. So by this process, by using the pumps, different CO2 bicarbonate pumps, जो aquatic plants होते हैं, they will try to increase the concentration of CO2 inside themselves so that photorespiration can be eliminated. And this process is a energetic process. So there is a energy loss, there is a use of ATP for this particular adaptation. So light reaction के अंदर जो ATP बनता है उसको यूज करके प्लांट अपने आप को एडेप्ट करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा CO2 फिक्सेशन कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, राइट. So this is one mechanism for the concentration of CO2, that is CO2 pumps present in the plasma membrane of aquatic plants, aquatic organism, right. Is this clear everyone? चलो C4 साइकिल कल पढ़ते हैं. फिर आज के लेक्चर की चीजें समझ में आई सबको? चलो C4 साइकिल कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. C4 cycle we will continue in tomorrow's class, ठीक है. एंड आफ्टर दैट कैम पाथवे, और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड देन आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है. कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के PYQs करेंगे. सो एनी डाउट, एनीबॉडी? अगर कुछ डाउट है तो फटाफट से बता दो. कुछ पूछना है रिलेटेड टू दिस लेक्चर और एनीथिंग यू कैन आस्क. चलो फाइन. सो दैट्स ऑल. ओके, गुड नाइट एवरीवन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो. सो और मुझे कमेंट में बताना दैट आपको लेक्चर समझ में आया, लेक्चर कैसा लगा, एंड एनी सजेशन, एनी रिक्वेस्ट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट श्रेया, गुड नाइट. चलो कल मिलेंगे फिर 10 बजे की क्लास में, है ना. 10 बजे की क्लास में कल 10 PM पे जितने बच्चे आज लाइव आए हैं सबको लाइव आ जाना है ना. 10 PM पे लाइव आना है सबको. लाइव क्लास में पढ़ोगे ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, सवाल पूछ पाओगे, कोई भी डाउट होगा उसको क्लियर कर पाओगे. रिकॉर्डेड क्लास देखने का कोई मतलब नहीं है ना. लाइव क्लास में आओ. सो इट विल बी मोर फन, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स. मुझे भी ज्यादा अच्छा लगेगा लाइव क्लास में ही पढ़ाने का जब आप सवाल पूछोगे तब. ओके, so that's all for today's class.